हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं राजस्थान सेट का पेपर इकोनॉमिक्स वाला, जो कि मार्च 2023 में हुआ था। इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम अनदर 50 क्वेश्चन करेंगे। अब इस पेपर में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत दिए हुए हैं, तो स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज है कि कौन सा आंसर चैलेंज करने योग्य है और कौन सा नहीं है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following two components is used to measure the education index in the HDI calculation? इनमें से कौन से दो कंपोनेंट हैं जो HDI कैलकुलेशन में यूज किए जाते हैं वो हमने बताना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3 और 3 and 4। तो यहाँ पे याद रखिएगा HDI को हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट वाले मेथड से। अब ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स लेते हैं, मल्टीप्लाई में एजुकेशन इंडेक्स लेते हैं, मल्टीप्लाई में इनकम इंडेक्स लेते हैं। एजुकेशन इंडेक्स में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो यानी कि 2 and 3 जो है वो इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आंसर की में ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो भी ये चैलेंज करने योग्य क्वेश्चन है, तो आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिस्ट जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे जो हमेशा कहते थे कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना था कि जो ट्रेड है वो जीरो सम गेम है, यानी कि किसी का फायदा होगा तो किसी का नुकसान जरूर होगा। जबकि मॉडर्न टाइम में क्या माना जाता है कि ट्रेड दोनों पर्सन के लिए बेनिफिट हो सकता है, यानी कंट्री ए के लिए भी कंट्री बी के लिए भी। लेकिन मर्केंटलिस्ट का मानना था कि अगर कंट्री ए के लिए ट्रेड बेनिफिशियल है तो पक्का कंट्री बी को यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा होगा। तो इनका मानना था कि आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करो जबकि इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करो। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि अगर सब कंट्री ये करने लग जाएंगी तो ट्रेड होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मर्केंटलिस्ट की बात कर रहे हैं तो इनका मानना था इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेडवेट लॉस इज associate with loss of consumer surplus, producer surplus, loss of consumer and producer surplus and consumer surplus and producer surplus। देखिए हमने पढ़ा हुआ है डेड वेट लॉस किससे रिलेटेड होता है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों से रिलेटेड होता है। ठीक है, डेड वेट लॉस हम कैसे बनाते हैं, ये वाला पोर्शन मान लीजिए प्राइस इंक्रीज हो गया तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो ट्रायंगल बनता है हमारा, ये डेड वेट लॉस होता है। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस का लॉस और ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस। ठीक है, तो डेड वेट लॉस में क्या क्या आता है, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following component is not included in fiscal deficit? फिजिकल डेफिसिट में कौन से कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होते। देखिए फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे याद रखिएगा एक्सक्लूड किया जाता है बोरोइंग्स को। ठीक है, तो बोरोइंग्स को हम एक्सक्लूड करके माइनस करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो बोरोइंग ही होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू में आ जाता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, वो कैपिटल रिसिप्ट जो नॉन डेट क्रिएटिंग हो, जो नॉन डेट क्रिएटिंग हो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम वो कैपिटल रिसिप्ट देते हैं जो नॉन डेट क्रिएटिंग हो। तो 54 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी assumes that consumer are myopic, प्रोड्यूसर आर फॉरवर्ड लुकिंग, कंज्यूमर आर फॉरवर्ड लुकिंग, गवर्नमेंट इज अर्निंग मोर टैक्स रेवेन्यू। देखिए रिकार्डियन इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए ज्यादा टैक्स नहीं लगाती बल्कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लेती है, यानी कि पैसा उधार ले लेती है। ठीक है, ताकि वो कंजम्पशन बढ़ा सके इकोनॉमी में। ओके, लेकिन रिकार्डियन इक्विवेलेंस का कहना है कि कंज्यूमर जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, कंज्यूमर जो है फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, यानी कि उनका मानना है कि अगर गवर्नमेंट आज बोरोइंग कर रही है तो कल ना गवर्नमेंट को ये बोरोइंग के पैसा वापस करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट को ये बोरोइंग का पैसा वापस करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट हमारे चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी, तो इसीलिए लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं। ये कहना है रिकार्डियन इक्विवेलेंस का। तो लोग सेविंग करेंगे, इससे क्या होगा, कंजम्पशन जो गवर्नमेंट ने चाहा था कि कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए वो कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो पाती। इसे हम कहते हैं रिकार्डियन इक्विवेलेंस। और इसका रीजन क्या होता है, कंज्यूमर्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। यहाँ पे मायोपिक का मतलब है नॉट फॉरवर्ड लुकिंग, ये याद रखिएगा, जिनकी फोर साइट नहीं होती, जो दूर की नहीं सोचते, उन्हें हम मायोपिक कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मानना था कि कंज्यूमर जो है दूर की सोचते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द आईएस कर्व बिकम वर्टिकल व्हेन, आईएस कर्व क्या है, वर्टिकल कब हो जाती है। देखिए याद रखिएगा, आईएस कर्व की इलास्टिसिटी यानी कि आईएस कर्व कब हॉरिजॉन्टल होगी, कब वर्टिकल होगी, किस पे डिपेंड करती है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व पे डिपेंड करती है। अगर इन्वेस्टमेंट कर्व इलास्टिक है तो आईएस कर्व इलास्टिक है, अगर इन्वेस्टमेंट कर्व इन इलास्टिक है तो आईएस कर्व इन इलास्टिक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईएस कर्व बिकम वर्टिकल, आईएस कर्व वर्टिकल हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि आईएस कर्व कंप्लीटली इन इलास्टिक हो गई है। और आईएस कर्व कंप्लीटली इन इलास्टिक कब होगी, जब इन्वेस्टमेंट कर्व कंप्लीटली इन इलास्टिक होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट इन इलास्टिक। तो जब इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली इंटरेस्ट रेट इन इलास्टिक हो जाएगी तो आईएस कर्व वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज रिलेटेड टू, देखिए प्रॉब्लम ऑफ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे रिलेटेड होती है, कॉमन प्रॉपर्टी गुड से रिलेटेड होती है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का क्या मतलब है, कभी कोई पर्सन अपने पर्सनल गेन के लिए सोसाइटी का गेन भूल जाए, यानी कि कई बार हम ऐसा होता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हम आने वाली जनरेशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए उसका बेनिफिट सोचना बंद कर देते हैं, तो वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक वाटर सोर्स है, अब आप वाटर सोर्स से इतना पानी निकाल लोगे कि उसे फिल करने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा स्पीड से आप उससे पानी निकाल रहे हैं, तो आप ड्रॉट की टेंशन नहीं ले रहे कि कल को सूखा पड़ जाएगा, इसकी आप टेंशन नहीं ले रहे। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। एक तो जो आपका रिसोर्स है वो स्केर्स होना चाहिए, दूसरा वो नॉन एक्सक्लूडेबल होना चाहिए, और तीसरा वो राइवल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जरूरी है। जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो स्केर्स हो, नॉन एक्सक्लूडेबल हो और राइवल हो। जैसा कि मैंने पानी की बात करी, वो राइवल है। राइवल का मतलब है कि अगर आपने एक पर्सन के लिए निकाल लिया तो दूसरे पर्सन के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो जितना पोर्शन वो ले गया वो अवेलेबल नहीं होगा उसके लिए। अब पब्लिक गुड की क्या खास बात होती है, पब्लिक गुड नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी तो मैच कर नहीं रही, प्रॉपर्टी क्या है कि राइवल होनी चाहिए, ठीक है, तो ये तो बाहर हो गया। प्राइवेट गुड की अगर हम बात करें, प्राइवेट गुड वो गुड होती है जो राइवल भी होती है और एक्सक्लूडेबल भी होती है। तो राइवल वाली प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से, लेकिन एक्सक्लूडेबल नहीं होनी चाहिए, नॉन एक्सक्लूडेबल होनी चाहिए। तो ये आंसर भी गलत हो गया और ये आंसर भी गलत हो गया। तीसरी अगर हम क्लब गुड की बात करें तो क्लब गुड की प्रॉपर्टी होती है कि क्लब गुड एक्सक्लूडेबल होगी बट नॉन राइवल होगी। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, जो पे नहीं कर रहा उसे वो गुड नहीं मिलेगी, ठीक है। और नॉन राइवल का मतलब है कि अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, ठीक है, आपने टेलीविजन केबल लगवाया हुआ है, अगर आप पे कर रहे हैं उसके लिए तभी आपको सर्विस मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर वो टेलीविजन केबल यूज कर ली तो किसी और के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये नॉन राइवल होती है बट ये एक्सक्लूडेबल होती है, यानी इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अपोजिट है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन से, ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में गुड्स राइवल होनी चाहिए, यहाँ पे गुड्स क्या है, नॉन राइवल है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होनी चाहिए, लेकिन क्लब गुड क्या है, एक्सक्लूडेबल है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम 58 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में कौन सी चीज गलत है। देखिए इसमें 3 चीजें ली जाती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, लेकिन कहीं सोर्सेज में आपको मिलेगा कि एम्पावरमेंट के अंदर यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एजुकेशन भी इंक्लूड है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम आयोग की माने तो आयोग ने इसका आंसर एजुकेशन अटेनमेंट दिया है, क्योंकि या तो ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं आपसे कि इंडेक्स में डायरेक्ट पैरामीटर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, तो ये क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता था, तो ये चैलेंजेबल हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि डायरेक्ट अगर इंडिकेटर की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट ये 3 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्पावरमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एम्पावरमेंट के अंदर इवन लेबर मार्केट को भी हम एम्पावरमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं कि लेबर में कंट्रीब्यूशन कितना है वुमेन्स का, ओके। तो ऐसे तो एम्पावरमेंट में सब कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट आएगा, एजुकेशन अटेनमेंट यहाँ पर नहीं आएगा, और आयोग ने भी इसका आंसर ऑप्शन डी ही दिया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु गेव द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडस्ट्रियलाइजिंग नेशन, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम अडोल्फ वैगनर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैगनर हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है उस कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट की अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा वहां पे नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी उस नेशन की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए।
अगर हम 59 क्वेश्चन की बात करें, कार्डर्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच। कार्डर का जो मॉडल है वो किस अप्रोच पे बेस्ड है। देखिए कार्डर का जो मॉडल था वो केंशियन टूल्स ऑफ एनालिसिस पे बेस्ड था, यानी केंशियन एनालिसिस का यूज करके ही कार्डर ने अपना मॉडल बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा, जो कि आंसर की में भी यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी चैलेंजेबल क्वेश्चन नहीं है, ना 59 ना 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्ट टैरिफ एक्सट्रैक्ट। टू पार्ट टैरिफ किसे कहते हैं? देखिए टू पार्ट टैरिफ होता है जब यहाँ पे हम दो टैरिफ की बात करें, एक लमसम टैक्स भी लगाया जाए जब, या लमटम्स फीस ली जाए किसी से, और साथ के साथ पर यूनिट फीस भी ली जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई एक क्रेडिट कार्ड ले रखा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में एक आप एनुअल फीस दे रहे हैं, ओके, एनुअल फीस या मंथली फीस जो भी आप देंगे, फिर उसके बाद पर यूनिट पैसे खर्चने की अगर आप फीस दे रहे हैं, तो ये दो तरह का टैरिफ हो जाता है। इसे हम टू पार्ट टैरिफ कहते हैं, और ये कंज्यूमर सरप्लस को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस को निकालने की कोशिश करता है। जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस को कम करने की कोशिश करे तब टू पार्ट टैरिफ लगाया जाता है। इसके साथ एक थ्री पार्ट टैरिफ भी होता है। ठीक है, जब तीन टाइप के चार्जेस लगाए जाएं एक साथ कंज्यूमर पे, तो उसे हम डोहेट्री रेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, थ्री पार्ट टैरिफ को हम डोहेट्री रेट कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि थ्री पार्ट टैरिफ का अनदर नेम क्या है, तो इसे डोहेट्री रेट कहते हैं, याद रखिएगा। टू पार्ट टैरिफ में एक और रेट अगर हम ऐड कर दें तो थ्री पार्ट टैरिफ बन जाता है वो। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोइंग इन्फ्लेशन इज नोन एज रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। देखिए यहाँ पे याद रखिए ये चारों कंसेप्ट होते क्या है। रिफ्लेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा था, जो कि ठीक भी है, अगर 3 से 4% के आसपास इन्फ्लेशन चल रहा है तो इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन हुआ क्या, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई, ओके, अब डिप्रेशन से वापस वो बूम की तरफ जा रही है, ओके। अब जब वो वापस बूम की तरफ जाएगी तो वो वापस वही इन्फ्लेशन रेट गेन करने की कोशिश करेगी, यानी वापस 3 to 4% पे आने की कोशिश करेगी। तो उसे हम इन्फ्लेशन ना कहकर रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब है, मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 3% इन्फ्लेशन चल रहा था, 4% इन्फ्लेशन चल रहा था, ओके, लेकिन अचानक से आपका इन्फ्लेशन माइनस में चला गया, गुड्स एंड सर्विसेज के रेट कम होना शुरू हो गए। ठीक है, तो मान लीजिए अब इन्फ्लेशन -2% है, यानी कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो गए, तो उसे हम डिफ्लेशन कहेंगे। ओके, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन चला, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपकी इकोनॉमी में 8% इन्फ्लेशन चला, उससे नेक्स्ट ईयर 6% पे इन्फ्लेशन पे हम। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इन्फ्लेशन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चीजों के प्राइस कम हो रहे हैं, चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं। इस टाइम 10% से बढ़ रहे थे, इस टाइम 8% से बढ़ रहे हैं, और इस टाइम 6% से बढ़ रहे हैं। चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं पर बढ़ने का रेट कम हो गया है। तो जो रेट कम हुआ है उसे हम डिसइन्फ्लेशन का नाम देते हैं। तो स्लोइंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन स्लो हो जाए तो उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। स्टैग्नेंट कौन सी सिचुएशन है? स्टैग्नेंट तो वो सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी रुक जाती है, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये स्टैग्नेशन इसका आंसर नहीं होगा। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डिसइन्फ्लेशन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? देखिए अगर हम पीपल्स प्लान की बात करें, पीपल्स प्लान आया था 1945 में, एम.एन. रॉय के द्वारा ये दिया गया था। 10 ईयर प्लान था ये बेसिकली। इसका काम था कि नेशनलाइज किया जाए सारे एग्रीकल्चर को। तो ये बेसिकली जो पीपल्स प्लान था ये एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था। उसके बाद अगर हम सर्वोदय प्लान की बात करें, सर्वोदय प्लान 1950 में आया था, और ये जयप्रकाश नारायण जी ने प्लान किया था जो सर्वोदय प्लान था, और ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड था और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पे बेस्ड था पीपल प्लान सिर्फ। ये सर्वोदय प्लान जो था 1950 में आया था। कौन लेके आए थे? जयप्रकाश नारायण जी लेके आए थे, और ये स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे बेस्ड था। उसके बाद बॉम्बे प्लान आया जो कि पूरा इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया था 1944 में। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल कौन कौन थे? रतन टाटा जी हो गए, बिरला जी हो गए, इन्होंने इंडस्ट्रीज में मिलकर ये प्लान बनाया था 1944 में, जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। उसके बाद गांधीयन प्लान की बात करें, गांधीयन प्लान आया था 1944-45 में, जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने लाया था, यानी कि एस.एन. अग्रवाल जी द्वारा लाया गया था। और ये किस पे बेस्ड था? स्मॉल यूनिट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। तो यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करें, फर्स्ट का 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 एंड 1, 4 3 2 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज एसोसिएटेड विद, देखिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो इंटरेस्ट रेट की बात करती है, क्योंकि किसके द्वारा दी गई थी, केन्स के द्वारा दी गई थी, और केन्स ने क्या कहा था, इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी, ठीक है, यही इन्होंने डेफिनेशन का यूज किया था। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशर-कैल्स ट्रांजैक्शन इक्वेशन इज एज फॉलोज, ये हमें पता है, सबने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ए है, पी टी इज इक्वल टू में एम वी, कई बार ये ऐसे भी दिया होता है, पी टी इज इक्वल टू में एम वी प्लस एम डैश वी डैश, और अगर इसके इनकम वर्जन की बात करें तो एम पी वाई इज इक्वल टू में एम वी दिया होता है। यहाँ पे वाई क्या है हमारा, रियल इनकम है, पी क्या है हमारा, प्राइस लेवल है, और ये दोनों को मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, नॉमिनल इनकम हो जाएगी या नॉमिनल जीडीपी हो जाएगी, और ये वाई रियल जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इक्वेशन द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड अपॉन, देखिए वैल्यू ऑफ मनी किस पर डिपेंड करती है, प्राइजेस पर डिपेंड करती है, प्राइजेस बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। फिशर्स की अगर हम बात करें तो ये क्लासिकल्स में जो फिशर आए थे वो ट्रांजैक्शन अप्रोच दी थी, उन्होंने कहा था मनी सप्लाई हम इंक्रीज करेंगे, आप मनी डिमांड किस लिए कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों की बात कर रहे थे हमारे फिशर जी। कैम्ब्रिज ने इनको क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, और उन्होंने क्या निकाली थी, कैश बैलेंस अप्रोच निकाली थी, कि जो लोग मनी की डिमांड करते हैं वो स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे करते हैं, और उस डिमांड पे ही डिपेंड करता है प्राइस, और उस प्राइस से डिटरमाइंड होती है वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट जो बात करी थी वो डिमांड फॉर मनी की करी थी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी जो डिपेंड करती है वो डिमांड फॉर मनी करती है। तो 65 का ए आंसर हो जाएगा और 66 का भी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस डज नॉट इम्प्लाई, रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस क्या चीज इसमें से नहीं बताती। देखिए रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस किससे रिलेटेड है, लुकस से रिलेटेड है, ठीक है, क्लासिकल की बातों को भी मानते थे, ओके, न्यू क्लासिकल्स भी कहते हैं हम इन्हें। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस कहती क्या है, पीपल डू नॉट मेक सिस्टमैटिक एरर, पीपल सिस्टमैटिक एरर नहीं करते, लोग क्या है दूर की सोचते हैं, सारी अपनी ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट करते हैं और तब डिसीजन लेते हैं, और इसी रीजन से लोग सब कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लेते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी काम नहीं कर रही होती, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल डू नॉट मेक सिस्टमैटिक एरर, लोग एरर नहीं बनाते, तो ये भी नहीं हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडेड था, हमने बताना है विच डज नॉट इम्प्लाई, ओके। ऑन एवरेज द इकोनॉमी विल क्लोज टू लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई कर्व, ये भी बिल्कुल ठीक है। पॉलिसी मेकर्स हैव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी देन द अदर इकोनॉमिक फैक्टर, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिसी मेकर की बात नहीं आएगी, यहाँ पे कंज्यूमर की बात आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी चेंज मस्ट कम एज ए सरप्राइज, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है वो एज ए सरप्राइज आनी चाहिए, यानी कि लोग एंटिसिपेट कर ही ना पाए, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं ऑलरेडी। आप अगर ऐसा कोई रूल लाएंगे जो प्राइसेस कम करने के लिए हो, तो लोगों को पहले पता होता है कि प्राइसेस कम होने वाले हैं, ठीक है, तो वो पॉलिसी काम नहीं करती यहाँ पे, तो कुछ ऐसी पॉलिसी लानी पड़ती है जो सरप्राइज के तौर पर हो, तो ये भी इंक्लूडेड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात यहाँ पे गलत है कि पॉलिसी मेकर हैव बेटर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी देन द अदर इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बेस्ड ऑन सैंपल 30 यूनिट सेलेक्टेड विदाउट द रिप्लेसमेंट शो अ वेरिएंस ऑफ 5 यूनिट्स इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 49 यूनिट, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 49 यूनिट, यानी कैपिटल एन हमारे पास 49 दिया हुआ है, सैंपल हमारे पास 13 यूनिट दिया हुआ है, यानी स्मॉल एन हमारे पास 13 दिया हुआ है, सैंपल का वेरिएंस हमारे पास दिया हुआ है 5 यूनिट, और हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें पता है यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकता है क्योंकि n लेस देन 30 है, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला सैंपल का वेरिएंस इज इक्वल टू में पॉपुलेशन का वेरिएंस अपॉन में स्मॉल n, और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल N माइनस स्मॉल n और कैपिटल N माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू में पॉपुलेशन का वेरिएंस अपॉन में स्मॉल n कितना है हमारे पास 13 इंटू में 49 माइनस 13 अपॉन में 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 13, 49 में से 1 गया इंटू 48 अपॉन में 49 में से 13 गए 36 इज इक्वल टू में पॉपुलेशन का वेरिएंस। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 86.6666, यानी कि 86.67 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आंसर की में यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है जो कि गलत है, तो यहाँ पे इसे आप चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द करेंसी डिपॉजिट रेशो? करेंसी डिपॉजिट रेशो नाम ही बता रहा है कि टोटल करेंसी अपॉन में डिपॉजिट की हम बात करेंगे। करेंसी डिपॉजिट रेशो, रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। रेशो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द बैंक डिपॉजिट टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन द करेंसी। ये तो गलत हो गया, ये तो अपोजिट हो गया। रेशो ऑफ मनी हेल्ड इन डिमांड ड्राफ्ट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये पहला है बिल्कुल सही है, रेशो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन द करेंसी, यानी कि करेंसी का रेशो टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट, और डिपॉजिट का रेशो, तो इसे हम कहते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज सेविंग फंक्शन इज दिस वन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज दिस वन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमें पता है, इसे हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल रख के डायरेक्ट निकाल दीजिए, या फिर हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन क्या हो जाएगी, सेविंग फंक्शन से कंजम्पशन निकाल सकते हैं हम। कंजम्पशन फंक्शन जब सेविंग इज इक्वल टू में -200 प्लस 0.4 वाई है, तो कंजम्पशन क्या होगा, +200 प्लस 1 माइनस 0.4 0.6 वाई। ठीक है, 200 प्लस 0.6 वाई प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है 7000, तो ये क्या आ गया, y माइनस 0.6 वाई इज इक्वल टू में 7200, 0.4 वाई इज इक्वल टू में 7200, y इज इक्वल टू में 7200 अपॉन में 0.4 मल्टीप्लाई विद 10, ये आ गया हमारे पास 18,000 आंसर। ओके, इसे एक और तरीके से किया जा सकता है, अगर हम सेविंग इज इक्वल टू में इन्वेस्टमेंट रख दें, यानी कि -200 प्लस 0.4 वाई इज इक्वल टू में 7000 रखते हैं। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, 0.4 वाई इज इक्वल टू में 7200, वाई इज इक्वल टू में 7200 अपॉन में 0.4 मल्टीप्लाई विद 100, ये बिल्कुल सेम इक्वेशन आ गई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18,000। तो ये दोनों तरीके से किया जा सकता था। Who wrote the book कैपिटलिज्म एंड द फ्रीडम? यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 70 का। 71 का क्या आंसर होएगा, Who wrote the book कैपिटलिज्म एंड द फ्रीडम? कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम बुक कौन लाए थे, मिल्टन फ्रीडमैन लाए थे। यहाँ पे मैंने बुक की शक्ल भी दी हुई है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हम जब पिक्चर देखते हैं तो हमें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आता है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसने दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। अब आप इनकी फोटो कभी नहीं भूलने वाले। ओके, तो कैपिटलिज्म फ्रीडम से जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा याद रहने वाला है कि मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इनटू में पीरियड, टोटल पीरियड कितने हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, द करंट वैल्यू ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। ये फ्यूचर वैल्यू होती है, ये हमारा डिस्काउंटेड रेट होता है, ये पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। Next question, the total population of city X in 2011 was 28 lakh and the total number of live birth was 50,000. Find out the crude birth rate. देखिए क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, टोटल लाइव बर्थ, ठीक है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विद 1000। तो जब हम 50,000 को 28 लाख से डिवाइड करेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 17.18857, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिमल जलन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू, बिमल जलन कमेटी किस लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, देखिए बिमल जलन कमेटी आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी टू कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई के कैपिटल फ्रेमवर्क को देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने क्या करना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे ट्रांसफर करने थे, जो कि इन्होंने किए भी थे। 2019 की अगर हम बात करें 1.7 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए गए थे। तो ट्रांसफर करने से पहले बिमल जलन कमेटी बनाई गई थी ताकि आरबीआई का कैपिटल फ्रेमवर्क चेक किया जा सके, और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हर 5 ईयर्स में कैपिटल फ्रेमवर्क को आप रिवाइज करते रहेंगे। तो बिमल जलन कमेटी की बात करें हम, तो ये किससे रिलेटेड थी, कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी रिजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी कौन सी अजम्पशन को रिजेक्ट करती है, यहाँ पे आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सोजीनियस चेंज इन टेक्नोलॉजी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो रिजेक्ट करती है वो एक्सोजीनियस चेंज इन टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करती है। इसकी हम बात भी करेंगे, ये हम थ्योरी करने वाले हैं थोड़े दिन में, तो आप प्लीज ट्यून रहिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्व शोज द, कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या बताती है, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है डिजायरेबल एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट्स, एक है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट। जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो इसमें लगेगा वो ऑप्शन डी लगेगा, लेकिन हम ऑप्शन ए को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप मोस्ट एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन कमेटी ने जो माना है वो ऑप्शन ए माना है। तो ए और डी दोनों यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर जो होना चाहिए इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या दिखाती है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट, जबकि हम डिजायरेबल एलोकेशन ऑफ गुड्स और इनपुट को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते।
तो ऑप्शन ए और डी दोनों है। अब ये आयोग के ऊपर है, आपको ए और डी दोनों के आंसर वो दें या फिर सिर्फ डी के दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी इज द रिलेशन बिटवीन। इम्पॉसिबिलिटी ट्रिनिटी किस किस के बीच में रिलेशन होती है? देखिए इम्पॉसिबल ट्रिनिटी रिलेशन होती है, एक तरफ हम रखते हैं इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फ्री कैपिटल फ्लो और फिक्स एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की इसमें बात हम नहीं करते, तो ये फोर्थ जो है ये ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे इस हिसाब से तो दो आंसर बनते हैं, ऑप्शन ए एंड डी, जबकि आयोग ने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, जो कि गलत है, क्योंकि सी बताता है 1, 3 एंड 4, लेकिन जबकि हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की नहीं फिक्स एक्सचेंज रेट की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 होना चाहिए था, जबकि 1, 3, 4 दिया गया है। ये बिल्कुल चैलेंजेबल क्वेश्चन है। सोशल वेलफेयर फंक्शन डिस्क्राइब द वेलबींग ऑफ। सोशल वेलफेयर फंक्शन किसकी बात करता है? सोसाइटी एज ए होल की वेलबींग की बात करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल रेफर टू। देखिए सोलो ने हमें कहा था कि जितना ज्यादा आप सेविंग करेंगे उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ओके, उतना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लेकिन हमें पता है सेविंग करने से कंजम्पशन कम हो जाती है, ओके, सेविंग करने से कंजम्पशन कम हो जाती है। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल क्या कहता है? द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट मैक्सिमाइज द कंजम्पशन। सोलो ने कहा था जितनी ज्यादा आप सेविंग करेंगे उतना ज्यादा आप स्टडी स्टेट की तरफ जाएंगे, यानी कि स्टडी स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ओके, लेकिन स्टडी स्टेट कैपिटल फॉर्मेशन से हम कंजम्पशन कम कर देंगे। तो गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल कहता है उतनी कैपिटल होनी चाहिए, उतनी स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ कैपिटल होनी चाहिए दैट मैक्सिमाइज द कंजम्पशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द कॉस्ट थ्योरम। कॉस्ट थ्योरम क्या है? जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दो पर्सन में तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू क्या आ सकते हैं? एफिशिएंट एलोकेशन पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक थे इस क्वेश्चन में। बार्गेनिंग विदाउट कॉस्ट था, यहाँ पे कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई भी इंक्लूडेड नहीं था। म्यूचुअल एडवांटेज भी था इसमें। प्रॉपर्टी राइट आर वेल डिफाइंड भी थे। रिजल्टिंग आउटकम विल बी एफिशिएंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोब इफेक्ट इज रिलेटेड टू। देखिए बहुत अच्छी चीज यहाँ पे इन्होंने पूछी है, यहाँ इससे रिलेटेड होता है स्नोब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट और एक आता है वेबलन इफेक्ट। इन तीनों में बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। स्नोब इफेक्ट क्या कहता है? स्नोब इफेक्ट कहता है अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर बहुत सारे पर्सन जो हैं किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो उस चीज को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर कोई मार्केट में कोई चीज ऐसी है जो सब लोगों ने खरीदना पसंद कर दी तो वो उस चीज को खरीदना बंद कर देते हैं, वो ऐसी चीज खरीदते हैं जो कोई नहीं खरीद रहा। तो यानी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर अगर किसी चीज के बढ़ जाते हैं तो लोग उस चीज को खरीदना बंद कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट, ठीक है। वो लोग हमेशा रेयर आइटम और रेयर चीज ही खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राइस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो चीज ये खरीद रहे हैं वो महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, लेकिन वो अलग होगी, ठीक है, सोसाइटी से अलग होगी। बैंड वैगन इफेक्ट क्या कहता है? बैंड वैगन इफेक्ट कहता है कि अगर आपके आसपास कोई पर्सन कोई चीज खरीद रहा है, यानी सोसाइटी में कुछ नई चीज आई है, तो सब लोग उसको देख देख के खरीदना शुरू कर देंगे। किसी ने खरीदी तो दूसरा पर्सन उसे देख के खरीदना शुरू कर देगा, तीसरा भी उसे देख के खरीदना शुरू कर देगा। इसे हम बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है स्नोब इफेक्ट का। स्नोब इफेक्ट में क्या हुआ, जब सारे लोग खरीदना शुरू करें तो कुछ पर्सन ने उस चीज को खरीदना बंद कर दिया कि ये तो सबके पास है, हम नहीं ले रहे, ओके, वो होता है स्नोब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि सबने लेना शुरू करी तो आप भी उसे लेना शुरू कर दे कि भाई आजकल तो सोसाइटी में यही ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट होता है। वेबलन इफेक्ट क्या होता है? जब चीजों का प्राइसेस बढ़ते हैं तो कुछ लोग उस चीज को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने आप को लग्जरी दिखाना चाहते हैं। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्नोब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट में, तो याद रखिएगा स्नोब इफेक्ट में जो पर्सन है जो अलग दिखना चाहते हैं वो प्राइजेस से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो ज्यादा प्राइस वाली चीज खरीद रहे हो सकता है वो कम प्राइस वाली चीज खरीद रहे हो, बट उनका किससे लेना देना है? नंबर ऑफ कंज्यूमर कम खरीद रहे होने चाहिए, ठीक है। अब वो चीज सस्ती भी हो सकती है। वेबलन गुड का प्राइजेस से सीधा सीधा लेना देना है। वो चीज वेबलन गुड होगी जिसके प्राइजेस ज्यादा होंगे, जिसे बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो ये भी रेयर चीज होती है, लेकिन ये हाई प्राइजेस चीज होती है, लग्जरी चीज होती है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो स्नोब इफेक्ट जो रिलेटेड होता है वो नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी से होता है, यानी कि किसी चीज की गुड्स का जितना नेटवर्क बढ़ेगा उतना ज्यादा लोग क्या है, ये लोग उसे खरीदना कम कर देंगे। तो इसे कहते हैं नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिकी वेज मॉडल शोज दैट। स्टिकी वेज मॉडल क्या कहता है कि अगर इकोनॉमी में मान लीजिए स्लो डाउन आता है तब भी आप लेबर के वेजेस कम नहीं कर सकते, ओके।
लेबर के वेजेस जो है हमारा प्रोड्यूसर कम नहीं कर सकता, वो कॉस्ट को कम करने का कोई और तरीका ढूंढता है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में लेबर जो है वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने वेजेस सेट कर लेती है, ठीक है। तो आप नॉमिनल वेजेस जो हैं वो शॉर्ट रन में स्टिकी होते हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट रन में नॉमिनल वेजेस जो है वो स्टिकी होते हैं, उन्हें कम नहीं किया जा सकता। तो स्टिकी वेज मॉडल किसकी बात करता है? ऑप्शन बी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद। देखिए, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होती है जब दो पार्टियों की इंटरेस्ट अलग अलग हो, उनकी इंफॉर्मेशन अलग अलग हो, ठीक है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी इसमें इंक्लूड होता है, ओके, एंड इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम आ जाती है, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड होती है? इंफॉर्मेशन असिमेट्री से एसोसिएट होती है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंफॉर्मेशन असिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय टेक ऑफ स्टेज? टेक ऑफ स्टेज से हमारा क्या मतलब है? अब टेक ऑफ स्टेज में जो आंसर दिया गया है वो आंसर ऑप्शन सी दिया गया है, इट मींस ऑल कंट्रोल्स आर रिमोट, जो कि गलत आंसर है। टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जहां पे स्टडी ग्रोथ बिगिन हो जाती है। हमें पता है कौन कौन सी स्टेज दी थी? ट्रेडिशनल सोसाइटीज स्टेज दी थी रोस्टो ने, और दी थी प्री कंडीशन टू टेक ऑफ। फिर स्टेज आती है टेक ऑफ, फिर आती है ड्राइव टू मेच्योरिटी, और फिर आती है हाई मास कंजम्पशन स्टेज, ठीक है। जो टेक ऑफ स्टेज है वो थर्ड स्टेज होती है, और ये वो स्टेज होती है जहां पे स्टडी स्टेट बिगिन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे प्रूफ भी लेके आया हूँ। तो टेक ऑफ स्टेज की अगर हम बात करें, टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे रेजिस्टेंट टू स्टडी स्टेट ग्रोथ आर फाइनली ओवरकम। जो रेजिस्टेंट है, जो स्टडी ग्रोथ रेट को रोक रहा था, वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ से स्टडी स्टेट जो है वो बिगिन हो जाती है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप इसे डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement are not correct about the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? इसमें से कौन सी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ था इन्होंने सीधा ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं, मैंडेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट अप टू 2.5%। ये बिल्कुल गलत है, 2.5% की बात यहाँ नहीं की गई थी। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, 3% की इन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो या तो ये ठीक हो सकता था, ये ठीक हो सकता था। हमें पता है ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, और यही इन्होंने पूछा था कौन सा नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च ड्यूरिंग द ईयर ऑफ। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च किया गया था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च किया गया था 2005-6 में। ये डाटाबेस क्वेश्चन है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जीडीपी रेशियो इन 2020-21 वाज। 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जीडीपी रेशियो क्या था? ये था हमारा 59.3। वैसे 59.2 समथिंग था, तो हम 59.3 के साथ ही जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टारगेटेड टू इंक्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू 50% बाय 2035। तो ये सारे आंसर बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ भी चैलेंज करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is incorrect about the Human Development Index? इन Human Development Index से रिलेटेड इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये हमने बताना था। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात होती है, एजुकेशन अटेनमेंट की बात होती है, जीडीपी पर कैपिटा यानी इनकम इंडेक्स की बात होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात यहाँ पे नहीं होती, और इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग सिग्नलिंग इज यूज टू रिड्यूस। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट कहीं भी नहीं मिलेगा कि मार्केटिंग सिग्नलिंग किसे रिड्यूस करने में हेल्पफुल होती है। हाँ, लोग कुछ कह रहे हैं क्योंकि मार्केट सिग्नलिंग जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को दूर करती है, इसलिए एडवर्स सिलेक्शन को भी दूर करेगी। ओके, तो यहाँ पे चैलेंजेबल बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोरल हैजर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ भी चैलेंज करने का नहीं है। आयोग ने सही दिया हुआ है ये। देखिए, ये बैंकिंग में हम बहुत यूज करते हैं। मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा, हमें कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो इंश्योरेंस लेने के बाद लोग जो है बिहेव जो है लोगों का चेंज हो जाता है। लोग अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ऊट पटांग खा रहे हैं, और या फिर बाइक चला रहे हैं, अगर इंश्योरेंस है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। इसे हम मोरल हैजर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं। इंश्योरेंस के बाद जो रिस्क लोगों का बढ़ जाता है, इसे मोरल हैजर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं। यही मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम हमारे बैंकिंग में देखने को मिलती है। जब गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है कुछ डिपॉजिटर्स को, या बैंक, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने बैंकों को कह दिया कि आप लोन दीजिए, अगर आपका फॉल्ट होगा तो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक ऐसी ऐसी जगह भी लोन देना शुरू कर देते हैं जहां पे हाई रिस्क होता है। ओके,
इसे हम क्या कहते हैं, मोरल हैजर्ड की प्रॉब्लम कहते हैं। यानी बैंक से, गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिलने के बाद बैंकों ने कहीं भी लोन देना शुरू कर दिया, चाहे हाई रिस्क वाला प्रोजेक्ट भी हो, वहां भी लोन देना शुरू कर दिया। तो ये भी सेम प्रॉब्लम है जैसे हम इंश्योरेंस के केस में पढ़ते हैं, मोरल हैजर्ड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है गवर्नमेंट बाय इंस्पेक्शन और रेगुलेशन। यानी इंस्पेक्शन और रेगुलेशन से गवर्नमेंट क्या सिग्नल देती है कि हम आपको वॉच कर रहे हैं, आप ऐसे ही कहीं भी लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, एक रिसर्च पेपर से मैंने ये उठाया था। तो यहाँ पे था कंबाइनिंग मार्केट सिग्नल ऑफ रिस्क, मार्केट सिग्नल्स ऑफ रिस्क विद द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ करंट रेगुलेशन टू हेल्प मिटिगेट द मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम्स। ये मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम के लिए मार्केट सिग्नलिंग जो है वो बेस्ट है, ठीक है। तो मार्केट सिग्नल से हम मोरल हैजर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम बैंकिंग में। ये बहुत सारे रिसर्च पेपर में यूज किया गया है ये टर्म, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें एडवर्स सिलेक्शन नहीं मिलता, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मार्केट सिग्नलिंग असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को दूर करने में हेल्प करती है और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है। तो हम ऑप्शन ए को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी गलत है, लेकिन आपको डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट ऐसे बोल रहा हो कि मार्केट सिग्नलिंग से एडवर्स सिलेक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। हाँ, लेकिन मोरल हैजर्ड को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बहुत सोर्स अवेलेबल हैं। तो ये अब आयोग के ऊपर है, वो आपकी बात माने या ना माने, लेकिन ऑप्शन सी जरूर करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राह नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, हालांकि अगर आप आयोग को यहाँ पे कन्विंस करने में अगर सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन द इकोनॉमिक यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन में क्या कॉमन होता है, ये हमें पता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है इकोनॉमिक यूनियन की वो कॉमन होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 91 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिग्रेशन, ये हमें रिग्रेशन दिया हुआ है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कंडीशनल ऑन x इज इक्वल टू 1 इज। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, y इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा एक्स होनी चाहिए, एरर टर्म उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, ठीक है। ये है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एक्स, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्फिंडल इंडेक्स इज ए मेजरमेंट टूल दैट इज यूज्ड टू मार्केट कंसंट्रेशन। हमें पता है हर्फिंडल और हिचमैन ने क्या दिया था, इंडेक्स दिया था जो कि मार्केट कंसंट्रेशन से रिलेटेड था, और इसकी वैल्यू 0 to 10,000 के बीच में वेरी करती है। जिसका मतलब है कि अगर 0 से 1500 तक की वैल्यू है तो मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। अगर 1500 से 2500 के बीच की वैल्यू है तो मॉडरली कंसंट्रेटेड है, और 2500 से ज्यादा है और 10,000 तक है तो इसका मतलब है कि वो हाईली कंसंट्रेटेड मार्केट है। तो हर्फिंडल इंडेक्स जो है वो मार्केट कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द किंग डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। किंग डिमांड कर्व कैसी होती है, ये हमेशा ऐसे होगी, ठीक है। यानी इधर से थोड़ी हॉरिजॉन्टल होगी, इधर से थोड़ी वर्टिकल होगी, और हमें पता है जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल हो उधर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, और जहां पे वर्टिकल हो वहां इलास्टिसिटी कम होती है, ठीक है। तो ओलिगोपोलिस मार्केट में ये क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी एट अपर पार्ट एंड लेस इलास्टिक होगी एट लोअर पार्ट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस आपके सब्स्टिट्यूट का कम होगा तो डिमांड इनफाइनाइटली इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, पिकक वाइसमैन हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं जब हम, तो हम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करते हैं। 3 टाइप के इफेक्ट दिए थे जो कि क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पिकक वाइसमैन हाइपोथेसिस में कौन कौन से इफेक्ट की हम बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो एक स्मूथ वे में नहीं चलता, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेप वाइज मैनर में मूव करता है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एसोसिएटेड विद थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ फर्म इज इक्वल टू, देखिए कॉस्ट इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, कॉस्ट इलास्टिसिटी का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट निकालना है, कैसे निकलेगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई विद 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद 100, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट, 100 से 100 गया अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद ये टोटल कॉस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है, और हमें पता है टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी क्या होता है, एवरेज कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म किसके इक्वल हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट अपॉन में एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राइस स्टेबिलिटी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है। आरबीआई का काम नहीं है कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे हमें रेशन स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस लैम्डा जेड प्लस एरर टर्म वाज एस्टिमेटेड एज, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, यानी कि y इज इक्वल टू में 2 + 3x + 4z। वी हैव ए न्यू ऑब्जर्वेशन फॉर विच x इज इक्वल टू में 5 एंड z इज इक्वल टू में -2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y? देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू y निकालनी है, हमने सीधा कुछ नहीं करना है, इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी थी। 3 × 5 + 4 × -2, ये हो जाएगा 2 + 15 - 8। ओके, तो ये हो जाएगा 17 - 8 यानी कि 9 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ट्रेड क्रिएशन? ट्रेड क्रिएशन का आइडिया जो है वो जैकब वाइनर के द्वारा दिया गया था। ट्रेड क्रिएशन का क्या मतलब होता है? ट्रेड क्रिएशन का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज जो हैं वो एक ऐसी ट्रेड डील सेटअप कर लें जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में टैरिफ कम हो जाए, और जब टैरिफ कम हो जाएंगे ट्रेड क्रिएशन हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज बीच में बढ़ जाता है दोनों कंट्रीज के, तो उसे हम ट्रेड क्रिएशन कहते हैं, और इसका कंसेप्ट जैकब वाइनर ने दिया था। तो ये थे 50 क्वेश्चन आज के। आई होप आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जो चैलेंज किए जा सकते हैं, तो उन्हें जरूर चैलेंज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।